का स्वागत। इन दिनों भाई हरियाणा में दो तीन तरह की राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है और कुछ राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी कई तरह की है। मैं पहले तो बात करूंगी कि अभी दो तीन दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने महिला अध्यक्ष सुधा भारद्वाज की जगह परल चौधरी को बनाया गया है। लंबे टाइम से कयास लगाए जा रहे थे कि सुधा भारद्वाज की छुट्टी होने वाली है क्योंकि वो हुड्डा ग्रुप को के माफिक नहीं थी। तो ऐसे में लगातार ये था कि भाई परल चौधरी हुड्डा ग्रुप से आती है, उनके पिता विधायक रहे हैं भूपेंद्र चौधरी। तो मेरा जो कहने का आशय है कि 2024 में तीसरी बार सत्ता हाथ से निकलने के बाद भूपेंद्र हुड्डा विपक्ष के ही नहीं मतलब विपक्ष में एक और हैं, एक दो पार्टी जैसे इनेलो है या जजपा है, और सत्ता पक्ष के निशाने पे आ गए। और उसके अलावा आम वोटर, आम आदमी उनको लगातार इस बात के लिए टारगेट कर रहे थे कि भी सत्ता हाथ से आई हुई चली गई और इसके जिम्मेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। दूसरा साल भर तक जब तक उनको सीएलपी लीडर नहीं बनाया या संगठन नहीं बना तो सारा ठिकरा भूपेंद्र हुड्डा के सिर पर फोड़ा जा रहा था। बट साल भर के बाद, करीब बल्कि 1.5 साल हो गया था, राहुल गांधी ने एट लास्ट तीसरी बार उन्हीं को विधायक दल का नेता यानी प्रतिपक्ष का नेता बना दिया और अध्यक्ष राव नरेंद्र को बनाया। दक्षिण हरियाणा में भी थोड़ा सा ये प्रतिनिधित्व दिया तो कुछ, फिर उसके तुरंत बाद फटाफट जिला अध्यक्ष और ये संगठन बन के तैयार हो गए। तो अब जो महिला अध्यक्ष की मैं बात कर रही थी, वो परल चौधरी को नियुक्ति कर दी है। इसमें बीच में इसी दौरान अभी हाल ही में जैसे भूपेंद्र हुड्डा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लंच पे बुलाया, एक तरह से उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और अब पूरी कांग्रेस हुड्डा के कब्जे में है भाई। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। मैं अपनी एक बात और कही थी मैंने कि अभी टाइगर जिंदा है, बेशक वो 80 साल के करीब हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यानी केंद्रीय नेतृत्व में उनका दबदबा है। क्योंकि राव साहब भी एट लास्ट कल शाम सुबह जरूर उन्हीं के उसमें देख रेख में काम करना था उनको, वो आ भी गए हैं उसी खेमे से, लेकिन एक बीच का संतुलन बनाने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं सिर्फ हुड्डा के कहने में चलूं। लेकिन ज्यादातर जो संगठन में जगह मिली है वो हुड्डा समर्थकों को मिली है। अब पार्टी के जो प्रोग्राम है वो एआईसीसी से तय होकर आते हैं, लेकिन उनमें अगर प्रदर्शन करना है, अगर दमखम दिखाना है तो उसमें भी हुड्डा की जो मौजूदगी है वो जबरदस्त है। दूसरा, उनके जो लोकसभा सांसद हैं रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, वो भी धीरे धीरे अब फील्ड में दोबारा से उन्होंने अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है और उसकी शुरुआत मैंने देखा। उनका पहला प्रदर्शन जैसे अभी यहाँ सोनीपत में था तो शायद वो 10 फरवरी का था, मुझे जितना याद है, हाँ 10 फरवरी के आसपास था मुझे, सॉरी वो खैर कोई नहीं उस बात पे। तो अच्छा खासा उन्होंने प्रदर्शन दिखाया और लोकसभा में भी वो अक्सर अच्छे तरीके से मुद्दे उठाते हैं अपने। और अभी नारनौंद रैली थी और अभी एचपीएससी का जो घेराव किया था जो युवाओं को नौकरी ना मिलने के आरोप लगाकर, उसमें भी उनकी दमदार उपस्थिति नजर आई और रही कई कसर परल को अध्यक्ष बनवाकर उन्होंने अपने खेमे को और अपने चारों तरफ की जो घेराबंदी है वो पक्की कर ली। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी ये घेराबंदी और पक्की हो जाएगी। और दूसरा मैं बात करूंगी फटाफट इसी में, राज्यसभा का चुनाव आ गया भाई अप्रैल में, वो सारी वो जारी कर दिया है सरकार ने नोटिफिकेशन कि जिन जिन तारीखों को फॉर्म भरना है और वापस लेने की। तो ऐसे में ये भी कयास लगा जा रहे हैं कि भाई चुनाव, एक तो कांग्रेस को जाएगी सीट और एक बीजेपी को, लेकिन शाही कांड से कोई बाहर नहीं निकल पा रहा। सबके दिलों की धड़कन तेज है कि हुड्डा साहब क्या करेंगे। इसमें मैं एक बात बता दूं, अगर हुड्डा साहब की मर्जी का कैंडिडेट होगा तो वो शायद उसको निकाल ले जाएंगे। अगर कोई ऊपर से थोपा गया तो भाई सबके दिलों में यूं हलचल है कि शाही कांड, पैन कांड का क्या होगा, कहीं फिर से ऐसा खेला ना हो जाए। और बीजेपी की तरफ भी अभी निगाहें हैं कि वो एक कैंडिडेट उतारेंगी या दो,
तो इस पर भी नज़र रहेगी भाई। आने वाले दिनों में फिर एक बार लोगों की दिलों की धड़कन तेज होने वाली है कि राज्यसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा अपनी ताकत कैसे दिखाते हैं। वो अपनी मनपसंद का किसी कैंडिडेट को लेके आएंगे या शीर्ष नेतृत्व उनको कैंडिडेट चुनकर देगा। तो भाई हमारे साथ बने रहिए। और बात तो एक दो मुद्दा और हैं, बट आज उस पर मैं नहीं करूँगी। बस मुझे इसी पे बात करनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया।